भरोसा, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के गाँव पावटा में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान मिलन शर्मा जी। मिलन शर्मा जी, आपका चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मिलन शर्मा जी, ये बताइए कि आपने किस तरीके से जर्मन सरकार की नौकरी छोड़कर आपने खेती किसानी को अपनाया? मेरा बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री का है, मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में किया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने जर्मन भाषा की पढ़ाई भी की और आगे जा कर के जर्मन सरकार का एक प्रोजेक्ट था हमारे केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए, तो उस प्रोजेक्ट की मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उस प्रोजेक्ट में जर्मनी के भी काफ़ी चक्कर लगते थे और चूँकि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय पूरे देश में है, तो देश में भी हमारा काफ़ी आना जाना रहता था। 2017 में दुर्भाग्य से मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई और परिवार हमारा मथुरा का रहने वाला है, तो वो गौ सेवा में हमेशा से ही लगे रहे थे। वैसे रिटायर्ड आर्मी के मेजर हैं वो, और उनकी मृत्यु के बाद मेरे जो पति हैं, जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं चेतन शर्मा जी, उनका दिल में कुछ ऐसा आया कि हम 2 अच्छी साहिवाल नस्ल की गाय पिताजी की याद में ले आएं, और उन्होंने ये किया। तो 30 सितंबर को हमारे यहाँ पहली 2 गायें हैं। उससे पहले हमारे पास नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड बोलते हैं, 4 गाय पहले से थी, 6 गाय हो गई। धीरे धीरे करके कि और अच्छी करते करते 3-4 महीने में ही अपने पास 30-35 गाय बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तब ये कुछ शेड वेड नहीं बना हुआ था, खाली ये था। और फिर से एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हुई हमारे साथ कि हम में से लोग यहाँ पे देख रेख के लिए थे, पर हमसे घर वालों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो रोज़ यहाँ आता हो। तभी उस समय 4-5 बछड़े बछड़ियों का हमारे यहाँ पे निधन हुआ। तब माथा ठनका के ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, मशीनें नहीं हैं, जीव हैं, अगर रखे हैं तो फिर हम में से किसी को पूरा समय देना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ त्यागपत्र दिया। अप्रैल में त्यागपत्र देने के बाद जून 2018 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, वो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स और रूरल फार्मर सभी के लिए कोर्सेज करते हैं, तो उनके यहाँ जाके मैंने एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का कोर्स किया और उसके बाद वैल्यू एडिशन टू मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये भी बाद में आके उनसे सीख करके समझ में आया कि हम किसानों के लिए जो आज मैं फील कर रही हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम कुछ भी ग्रो करते हैं, हम खेती कर रहे हैं या दूध दे रहे हैं, खाली उसको अगर हम बेचने जाएं तो उतनी अच्छी आमदनी या प्रॉफिट नहीं है जैसे हम उसका वैल्यू एडिशन कर देते हैं। गेहूँ की जगह मैं दलिया बेचूँ, गेहूँ की जगह मैं आटा बेचूँ, गेहूँ की जगह मैं उसके आटे के लड्डू बना के बेच लूँ, वैसे ही प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो शुरुआत तो की थी गायों से, और पहले 4, 2, 6 करते करते हुए थे, और अभी हमारे पास 56 तो बड़े गौवंश है और 70 के करीब बछड़े बछड़ियाँ हैं। तो मन में ये नहीं आया कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो आगे खेती किसानी में किस तरीके से मैं उसको आगे लेके चलूंगी?
कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं था। दादी नानी के यहाँ भी जब कभी देखते थे तो हाथ पैर बांध के चलते थे, दूर रहते थे इनसे। पर मैं सबसे पहला कोर्स NDRI पे किया, उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड से रही हूँ तो थोड़ा सा अपने आप भी पढ़ने की कोशिश की, और फिर जितने अपने सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटनरी कॉलेज हिसार में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेटनरी कॉलेज गढ़वासू लुधियाना, फिर मथुरा वेटनरी कॉलेज है मथुरा में है, ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। मैंने इन सब जगह जाना शुरू किया, प्रोफेसर से बात करना शुरू की, उन्होंने इतनी सहायता दी, टेक्सचुअल मटेरियल भी दिया पढ़ने को, जिसको पढ़ पढ़ कर आगे बढ़े। फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने एथनो वेटनरी मेडिकेशन पे काफ़ी काम किया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हरियाणा, इनसे भी बहुत सपोर्ट मिला जब भी कुछ कहीं अटके, समझ में नहीं आया। और पहले साल में हमसे नुकसान भी हुआ क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि कोई छोटे मोटे जो सिम्टम है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। पर धीरे धीरे लोगों की गाइडेंस में, मतलब गाइडेंस एक बार तो इतनी बड़ी रही कि एक गाय हमारी एकदम डिस्ट्रेस में थी, जो काविंग के टाइम था, ब्याने वाली थी और सुबह से डिस्ट्रेस में थी, शाम के 5 बज गए थे। तो उस समय यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हरियाणा के सरकारी वेटनरी सर्जन ने वीडियो कॉल पे, उस टाइम और मैंने और भी 2-4 को फ़ोन मिलाया, वो फ्री नहीं रहे होंगे, बात नहीं हो पाई, तो उनको मिलाया, उनका मिल गया, और उन्हें वीडियो कॉल पे गाइड करके मेरे फर्स्ट टाइम मैंने गाय के अंदर हाथ डाल करके बच्चे की पोजीशन बताई। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग है। और टीकाकरण सरकार करवाती है, पशुओं का मुफ्त में होता है हमारे यहाँ। प्राकृतिक खेती की आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? वो जो शुरू हुई, क्योंकि वैल्यू एडिशन की जो मैंने अभी बात की थी, जैसे ही जब पहले साल समझ ही नहीं थे, जब पहले साल जब हमने यहाँ पे गाय पाली और देखा कि गोबर गैस प्लांट से हमारे पास इतनी खाद भी उत्पन्न हो रही है, हम केवल चारा उगा रहे हैं, 12 एकड़ में चारे की खेती कर रहे हैं, वो करते करते समझ में आया कि खेती और पशुपालन का तो ना कहते हैं चोली दामन का साथ होता है। अगर ये हम कर रहे हैं तो अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हम नुकसान में ही रहेंगे। तो साथ ही साथ धीरे धीरे खेती के क्षेत्र में भी आ गए, पर पहले दिन से ही यूरिया, DAP, कोई केमिकल्स किसी का इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा सा चूंकि करनाल में थे तो आचार्य देवव्रत जी का जो गुरुकुल चल रहा है कुरुक्षेत्र में, आचार्य देवव्रत जी जो अभी गवर्नर हैं गुजरात के, पहले हिमाचल प्रदेश में रहे, वहाँ जाके देख देख करके प्रेरित होके फिर पद्मश्री सुभाष पालेकर जी की सारी किताबें, वही एजुकेशन बैकग्राउंड होने के चक्कर में किताबी कीड़ा तो हमेशा रहता है, सारी किताबें चाट डाली और धीरे धीरे करके अभी हम सारे अन्न उगा रहे हैं। गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा और मिलेट्स में भी रागी, कंगनी, और दालों में अभी 3 दालों में हम थोड़ा सा सफल हो गए हैं, अरहर, मूंग और उड़द। बाकी में धीरे धीरे सीखेंगे। 2 तिलहनी फसल करते हैं, तिल और सरसों, पीली और काली दोनों। इन सभी में वैल्यू एडिशन करके मार्केट में दे रही हूँ। तेल भी बिल्कुल कोल्ड प्रेस वाला ही बना रहे हैं अब हम। देखिए, आपने जाना किस तरीके से जो हमारी प्रगतिशील किसान हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने गांव को नहीं अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ यहाँ के जो किसान हैं उनको किस तरीके से प्राकृतिक खेती से जोड़ रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में, आइए चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे साथ कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती से हमारा तात्पर्य है कि जो भी प्रकृति में मौजूद हमारे संसाधन हैं
उनको प्रयोग में ला के उनसे खेती में उनका प्रयोग करें, खेती करना, उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। कि इसमें कोई भी अपना ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है या खाद लगा लो या दवाइयाँ लगा लो, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी जैसे अपनी देसी गाय का गौमूत्र है या उनका गोबर है, उससे घटक तैयार करके उनसे इनकी पूर्ति की जाती है पौधों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्रकृति के साथ मिलकर उसी हिसाब से खेती करना, इसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? प्राकृतिक खेती तो नहीं करते, उसके बारे में हम नॉलेज लेना चाह रहे हैं। आपकी टीम जो आई है, बड़ी सम्मान है हमारे गाँव में आने का, तो हम सारी चीज़ सीखना चाहते हैं आप लोगों से। हमें हमारी मैडम जो बैठी है फार्म हाउस ने खोल रखा है, इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। कई बार यहाँ कैंप लगाए हैं गाँव के अंदर और इन्हें बहुत जागरूकता लाए हैं गाँव में। तो हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती तो नहीं करते, करना चाहते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? अभी हमारे प्रदेश में माननीय उपराज्यपाल गुजरात जो अभी हैं वहाँ पे, उनके द्वारा यहाँ पे शुरुआत में की गई थी प्राकृतिक खेती की। तो गुरुकुल जो अपना कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है प्राकृतिक खेती करने के लिए। जो भी किसान भाई इच्छुक हो, कृषि विभाग फरीदाबाद में आकर अपना नाम लिखवा सकता है। जब भी वहाँ से बुलावा आएगा, हम उन किसानों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। वहाँ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी के द्वारा जो ये शुरू किया गया है प्राकृतिक खेती का अपना कार्यक्रम, उसमें ट्रेनिंग दिलवा के और वहाँ पे इनको पूर्ण रूप से सक्षम बनाया जाएगा कि कैसे प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। आप कृषि विभाग फरीदाबाद में जाकर संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे प्राकृतिक खेती के लिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन सी नस्ल के पशु को, जो देसी गाय की शुरुआत अगर ले सकते हैं, तो कौन सा नस्ल चयन कर सकते हैं? ऐसा है, हमारे हरियाणा प्रदेश में आज जो है मेन तो 3 तरह की जो देसी नस्ल की गायें हैं उनका हम चयन कर सकते हैं। एक तो है हरियाणा नस्ल की गाय जो हमारे हरियाणा प्रदेश की ही है, एक है हमारे साहिवाल नस्ल की गाय और तीसरा है हमारे पास गिर नस्ल की गाय। अगर आप दूध की क्षमता के हिसाब से देखेंगे तो साहिवाल और गिर नस्ल की गाय का दूध भी बहुत ज़्यादा है, तो और वो हमारे हरियाणा के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाती हैं। तो हरियाणा नस्ल में थोड़ा दूध तो कम रहता है, लेकिन इनका गोमूत्र और इनका गोबर, ये दोनों चीज़ें आप इसमें जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो किसान के ऊपर निर्भर करता है कि भी वो अपना भाई साहिवाल नस्ल की गाय को या गिर नस्ल की गाय को कि हरियाणा नस्ल की, इन तीनों में से किसी भी गाय को रख सकते हैं। क्या पशुपालन विभाग जो है किसानों को ट्रेनिंग देता है कि कौन कौन सी नस्ल की जो गाय हैं वो किसान भाई उसको लेकर अच्छा लाभ ले सकता है? देखिए, हमारे पशुपालन विभाग में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स चलती हैं, जिनमें
हम हर दिन मतलब 11 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं यूजुअली, तो उसके अंदर और हम एज ए वेटनरी सर्जन हम हर गांव में जाके कैंप्स भी लगाते हैं और लोगों को एक्सटेंशन का काम भी करते हैं, जागरूक करते हैं कि आप इस तरह से अपनी गाय का पालन करें। तो हर गांव में ये सुचारू रूप से जानकारी दी जाती है कि आप गाय का पालन कैसे करें। और इसके लिए हमारी सरकार ने ना, हरियाणा सरकार ने स्पेशली इनके लिए गायों के ऊपर लोन की स्कीम भी निकाली है और इनका एक गौ संवर्धन करके स्कीम है जिसमें हम गायों के दूध को नापते हैं। वो सिर्फ इसीलिए शुरू करी गई है, आज से 4-5 साल पहले तक सिर्फ हम भैंस का दूध नापते थे। अब हमने गाय का दूध नापना और उसके ऊपर इनाम रखना इसलिए शुरू किया है ताकि किसान भाइयों में एक प्रोत्साहन आए और वो देसी नस्ल की गाय रखें। तो उसकी दोनों तरह से हम कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि के थ्रू भी हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि देसी नस्ल की गाय रखिए, और जो हमारा एक्सटेंशन वर्क है फील्ड में जाके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू, एक रफ्तार कैंप्स हमारे अब शुरू हुए हैं पिछले 2 साल से, तो उनके थ्रू हम जितने भी किसान भाई हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि आप देसी नस्ल की जो है वो गाय रखिए और उनके मतलब आपको मल्टीपर्पस फायदे हैं। मतलब जैसे गौमूत्र तो है ही, गोबर भी है, दूध भी है, और दूध कैसे बढ़ाना है, किस तरह से आपने उनका रख रखाव करना है, वो सब तरह की जानकारी दी जा सकती है। अगर हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, अगर वैसे तो हर जैसे आपके गांव में एक गांव के ऊपर एक बड़ा अस्पताल होता है, एक गांव के ऊपर तो नहीं, जैसे 10 गांव या 5 गांव हो गए उनके ऊपर एक बड़ा अस्पताल होता है जहां मेरे जैसा पशु चिकित्सक बैठता है। और ऐसे ही उस गांव के अंदर, जैसे मान लीजिए उस मेन गांव के अंदर 10 गांव हम ऐड कर देते हैं और 2 या 3 डिस्पेंसरीज होती हैं जहां पे हमारे VLDS बैठते हैं। तो आप कभी भी किसी भी अपने जो आपका निकटतम पशु चिकित्सालय है उस पे जाइए, अपने पशु चिकित्सक से कंसल्ट कीजिए। वहां पे आपको पेट के कीड़े की दवाई, कुछ आपको ये जो मिक्सचर होता है आपका जो पेट के हाजमे के लिए चूरन वगैरह, और स्कीम्स के बारे में जो हमारे पशुपालन विभाग की स्कीम्स हैं स्पेशली गाय से रिलेटेड और देसी गाय से रिलेटेड और आपके भैंस से रिलेटेड, वो उनकी सबकी जानकारी आराम से मिल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से आप पशुपालन विभाग से ट्रेनिंग लेकर एक अच्छी नस्ल का चयन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, रासायनिक करते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में और प्राकृतिक खेती के फायदे, तो अब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ, करना चाहेंगे। अगर हम उनमें कोई फायदा और कम लागत का मिलता है तो हम जरूर करना चाहेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर कम लागत का फायदा मिलता है तो मैं अवश्य प्राकृतिक खेती करना चाहूंगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? प्राकृतिक खेती हम करते हैं, पर पहले से ही हम प्राकृतिक खेती गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मकई वगैरह जो है इनके तो हम करते थे, पर हमको ये बताया कि और भी कोई ऐसा बीज हो जिससे हम प्राकृतिक खेती कर सकें, जिसमें लागत कम हो। ऐसा कोई बताएं, विशेषज्ञ हमारे बैठे हैं, तो ऐसा कोई बीज और बताओ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कोई ऐसा बीज बताइए जिसमें हम प्राकृतिक खेती करें और जिसमें हमें लाभ अच्छा मिले। हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाई, मैं अभी जैसे किसान का सवाल था कि भाई हमें गेहूं और बाजरे के अलावा कोई ऐसी फसल बताएं जिससे कि हम डबल मुनाफा ले सकें, जिससे उनको आय जो है उनकी दोगुनी की हो सके। तो मैं बताना चाहूँगा भाई साहब को कि हमारे कृषि विभाग की तरफ से जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मूंग का बीज दे रहे हैं। ML 2056 हमारी वैरायटी है, जिसके अंदर जो है पीला रतुआ पहले रोग आता था, वो नहीं है अब की बार, और उसके अंदर क्या है बहुत एडवांस वैरायटी है। उससे क्या है किसान भाई को 2 फायदे होंगे। एक तो जो है हम जैसे प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि वो हमारा प्रकृति के रूप से ही जो है हमारा उसके अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है और उसके अंदर जो हमारी जड़ें होती हैं, तो इससे किसान भाई को एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको खाद मिलेगा मिट्टी को, हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनने के लिए, और सेकेंड जो है हमारा उसके लिए आमदनी होगी। उसके अंदर हमारा जो है 4 to 6 क्विंटल्स हमारी जो है प्रति एकड़ हमारा मूंग का उत्पादन होता है, और किसान भाई को पता है कि 8,000 से लेकर 10,000 रुपये जो है उसका हमारा MSP जो है। तो किसान भाई जो है 1 एकड़ के अंदर अगर हमारा 6 कुंटल भी अगर हमारा जो पैदावार होती है तो उनका कम से कम जो है 50,000 रुपये का वो मुनाफा कमा सकते हैं प्राकृतिक खेती के द्वारा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप कृषि विभाग में जाकर मूंग का बीज लेकर फ्री में मिलेगा, और आपको इससे आप
आपकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी। किस प्रकार से प्राकृतिक खेती करते हैं आप? बगैर रासायन खाद के, डीएपी, यूरिया, स्प्रे कोई नहीं। आधा एकड़ में शुरुआत करी अभी, उसमें 6 क्विंटल हुआ था। उसमें पहले ढैचा की ऊपरी थी, उसका जोत कर हरी खाद बनाई थी, उसमें 2 ट्रॉली गोबर का खाद डाला था। उसके बाद उसमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करी, पहली बार तो उसमें वो नहीं हुआ, खरपतवार नहीं हुई। और उसमें 1 कट्टे उसका गिरा था केचुआ खाद, हमारे पास में यहीं पर है फार्म हाउस, उससे लेकर आए थे। उत्पादन अच्छा हुआ था? उत्पादन 6 क्विंटल हुआ था आधे एकड़ में। और 2 एकड़ में रासायनिक खेती कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सोच रहे हैं कि 2 एकड़ में भी ऑर्गेनिक खेती करें। कितने समय से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती? 3 साल से तो पाखड़ में कर रहा था आधे एकड़ में। उसमें तो गाय बांधता था, गाय को गोबर गिरता था, पेशाब भी उसी में डालता था। और अब यहाँ पावटे में यहीं पर करता हूँ, इसमें हो गए 1 साल। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बदलाव ऐसा महसूस किया, एक तो उसकी जो पकता उस टाइम सुनहरा पकता, उसकी जो बाल होती है, और गेहूं में चमक बहुत अच्छी है। उत्पादन अच्छा हो रहा है? उत्पादन अच्छा हुआ। दाम अच्छा मिल रहा है? दाम अपने लिए किया, अभी तो दाम तो बेचा नहीं है फिलहाल। अच्छा, अभी फिलहाल अपने लिए किया था। प्राकृतिक खेती लाभकारी है? लाभकारी है, उसमें खपत नहीं आती। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि प्राकृतिक खेती करके अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी। किस प्रकार से करते हैं? इसके अंदर हम कोई भी रसायन और कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। सारा जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोज़र, अलग अलग तरह के पत्तों के अर्क और ये सब स्प्रे करके हम कीट और इनको भी दूर रखते हैं और बिल्कुल केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती जो है किस तरीके से किसानों को लाभ दे रही है, आप भी प्राकृतिक खेती कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, मिलन शर्मा जी। ये बताइए कि प्राकृतिक खेती जो हमारे किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं, वो किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं? इसको शुरुआत करने के लिए तो कोई बहुत कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है, क्योंकि अपने घरों में या अपने देश में शुरू से होती रही थी। तो जब श्रमिक लोग जो हैं जो काम करते रहे हैं, सबको आदत ये हो गई है कि बाज़ार से हमने सामान खरीदा, छिड़का, घोल बनाया, छिड़का। जब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि इसमें कोई लागत नहीं है, कुछ भी हम बाहर से नहीं लेते, जो प्रकृति है उसी से हम लेते हैं। तो उसमें हमको गोबर, गौमूत्र, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां जो अपने आई हैं, इनका थोड़ा मिश्रण, घोल, कभी कुछ सड़े केले या गुड़, ऐसे मिश्रण बना करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस मिश्रण को बनाने में मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं लगती। एक बार आपको बनाना है, दिन में 2 बार उसको केवल डंडी से चला लेना और वो तैयार हो जाता है। पर आदत से हम मजबूर हो चुके हैं कि सब चीज़ बाज़ार में आसानी से मिल रही है, बस उसे उठा लाएं और उसका इस्तेमाल करें, जबकि उसमें रसायन है। वो शायद अवेयरनेस की कमी है, जो कि मैं आशा करती हूँ कि जैसे डीडी किसान चैनल के थ्रू जब ये संदेश लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा पे पहुँचे कि उससे क्या नुकसान होता है और इसमें कोई इतना हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सबसे बड़ी चीज़ है लागत नहीं है।
प्राकृतिक खेती में आपको, अगर आपने एक पशु भी पाल रखा है तो एक गाय के, देसी गाय के गोबर गौमूत्र से हम 1 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी अब तक प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं और आपके मन में भी विचार आ रहा है प्राकृतिक खेती करने के लिए, तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।